ऐसी ही का तमाम ये कम्बोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। दिन की बड़ी खबरों पर, बड़ी चर्चाओं पर बड़ी खबरों पर हम चर्चा करें उससे पहले आप देखिए आज का ऑन द शो कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं हमारी इस चर्चा में। शुरुआत खाने पीने की महंगाई के साथ, थाली की खबर के साथ। लंबी चलेगी खाने पीने की महंगाई, कहां से संकेत मिल रहे हैं, कौन से संकेत मिल रहे हैं, ये जानेंगे। शिकायतों का जल्द समाधान करेगा स्कोर्स 2। सेबी ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया निवेशकों की शिकायतें समाधान करने के लिए। क्या है इस प्लेटफॉर्म में खास, ये जानेंगे। किस मुश्किल में फंस गई विस्तारा ने अचानक 50 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की, क्या कारण है, क्या मुसीबत है, ये जानेंगे। इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं खरीदना चाहते लोग, एक सर्वे आया जिसमें पता चला कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ईवी पर स्विच करना चाहते हैं या नई ईवी खरीदना चाहते हैं। क्या वजह है, क्या कहते हैं लोग, ये समझेंगे। फिर दिन की बड़ी खबरें शुरू करेंगे। दिन की बड़ी खबरों में आईएलओ की रिपोर्ट, जो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। आय पर क्या कुछ कहती है रिपोर्ट, ये जानेंगे। और चढ़ते पारे से इस साल बढ़ेगी मुश्किल, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ने वाली है, क्या कुछ इसका असर होगा अर्थव्यवस्था के ऊपर, ये समझेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। रोजमर्रा के खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिस वजह से खाद्य महंगाई में और बढ़ोतरी की आशंका है। मार्च तिमाही के दौरान अधिकतर खाने के तेल महंगे हुए हैं। दिसंबर अंत में सरसों तेल का मॉडल भाव 130 रुपये था, जो मार्च में बढ़कर 140 रुपये हो गया। इस दौरान मूंगफली का तेल 20 रुपये प्रति किलो बढ़कर 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं वनस्पति घी का भाव भी चढ़ा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चॉकलेट, कॉफ़ी, चीनी की कीमतों में भी बढ़ोतरी है। इन सभी के महंगा होने से ये उम्मीद है, ये आशंका है कि खाद्य महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ खरीफ मार्केटिंग सीजन 23-24 में 31 मार्च तक चावल की सरकारी खरीद 450 लाख टन दर्ज की गई, जो पिछले साल के मुकाबले 7% कम है। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद के सीजन के पहले दिन 1.35 लाख टन गेहूं की खरीद हुई। इस साल गेहूं की सरकारी खरीद 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच सकती है, ऐसा मानना है। सर, चावल की खरीद नहीं हुई, बहुत सारी कमोडिटी ऐसी हैं जिनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। कैसा परिदृश्य बनता देखते हैं आप खाद्य महंगाई का? खाद्य महंगाई का ये जो चेहरा आपको अब दिखेगा, इसका असर आपको पैकेज्ड फूड में और जो आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और जो रेस्टोरेंट में कंज्यूम करते हैं उस पर दिखाई देगा। आमतौर पर कच्चे सामानों की, कच्चे खाद्य उत्पादों की महंगाई तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स में बढ़ोतरी के कारण, खासतौर से मलेशिया और इंडोनेशिया से आपूर्ति कम होने के कारण, जितना भी पैकेज्ड फूड आपके पास आ रहा है उसकी कीमतें बढ़ेंगी। खाने को जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट में जाके फूड कंज्यूम करते हैं, उसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। और ये महंगाई अब इस रास्ते से, खाने पीने की महंगाई प्रोसेस्ड फूड के माध्यम से भी सामने आएगी। दूसरी तरफ अनाज के मामले में चावल की कीमतों में पर दबाव बना है, क्योंकि सरकार का चावल का खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। गेहूं की खरीद थोड़ी रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन अब आने वाले 15 दिनों में, 20 दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी कि सरकार गेहूं की खरीद का लक्ष्य हासिल कर पाई कि नहीं। और यही वजह है कि रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार खाद्य महंगाई को लेकर अभी बहुत अधिक निश्चिंत नहीं दिखाई दे रहे हैं। निवेशकों की शिकायतों को जल्द दूर करने के लिए बाजार नियामक सेबी ने स्कोर्स का नया संस्करण 2.0 यानी 2.0 लॉन्च किया है। इससे शिकायतों की बेहतर ढंग से निगरानी करने में मदद मिलेगी। स्कोर्स एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां निवेशक वेब यूआरएल और ऐप की मदद से अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं। क्यों जरूरी है सर समझना निवेशकों के लिए ये? स्कोर्स सेबी का कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम है। इसे सेबी ने पूरी तरह नवीनीकरण किया और आप अगर निवेशक हैं, आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि ये पूरा नया सिस्टम सेबी लेकर आ रहा है। इसका पुराना ऐप भी खत्म कर दिया गया है। एक नया ऐप जारी लाया जाएगा, जिस ऐप से आपको इसमें सुविधाएं मिलेंगी। जो नई सुविधाएं, उसमें काफ़ी कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपकी किसी शिकायत का समाधान न मिलने पर एक निर्धारित समय के बाद एस्केलेट होकर दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगी। समाधान के लिए जितने भी तमाम पक्ष हैं उनको एक ही जगह लाया जाएगा। सेबी की अब एक कोशिश है कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टमेंट में लोगों की रुचि और दिलचस्पी बढ़ रही है, उसी हिसाब से शिकायतें और विवाद भी बढ़ रहे हैं, उनका निस्तारण किया जाए। और इस स्कोर सिस्टम को अब नए सिरे से पूरी तरह बनाया गया है। जो नया वर्जन है, इसमें कंप्लेंट्स की ऑटो रूटिंग भी होगी, यानी शिकायतों के लिए एक बार आप शिकायत दर्ज करेंगे तो जो उपयुक्त अधिकारी या संस्था या व्यवस्था है, उसके पास तक आपकी शिकायतें पहुंच जाएंगी। घरेलू एयरलाइंस कंपनी विस्तारा इस समय पायलटों की कमी से जूझ रही है। इसके चलते उसे अपनी 50 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। वेतन संशोधन के विरोध में कई पायलट और अधिकारी छुट्टी पर चले गए, इसलिए कंपनी ने अब
अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से कम करने की योजना बनाई है। सर, ये अघोषित हड़ताल टाइप की है? ऐसा लग रहा है क्योंकि विस्तारा के बहुत सारे पायलट सिक लीव पर हैं। विस्तारा की करीब 300 फ्लाइट्स हैं भारत में, जिनमें सोमवार को करीब 80 फ्लाइट कैंसिल हो गई और 190 फ्लाइट्स डिले हो गई। एक मुश्त पायलट्स ने या तो बीमारी के कारण अवकाश ले लिया या वो काम पर नहीं आए। आपको याद होगा कि DGCA ने हाल में ही पायलट्स को जो सुविधा देने की और उन्हें आराम देने के जो नियम थे उन्हें लागू करने का फैसला थोड़े समय के लिए टाल दिया था एयरलाइंस के दबाव को लेकर, जो हमने आपको मनी सेंट्रल में बताया था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि उसका भी एक असर है, लेकिन विस्तारा की अचानक सेवाएं पूरी तरह लड़खड़ा गई हैं इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने और डिले होने से, और DGCA को इस मामले में दखल देना पड़ा है। DGCA ने अब विस्तारा से कहा है कि उसे अपनी डेली कैंसिल फ्लाइट्स की सूचना और जानकारी देनी होगी, और पायलट्स के साथ वो क्या बात कर रहे हैं, उन्हें ड्यूटी पर कैसे लाया जाएगा, इसका कार्यक्रम बताना होगा। उड़ान में देरी होने पर अब यात्री डिपार्चर गेट से बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी, ऐसी भी एक सूचना है। BCAS ने यात्रियों की नई सुविधा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें विमान में सवार होने के बाद उड़ान में अधिक देरी होने पर हवाई अड्डे के डिपार्चर गेट से बाहर निकलने की अनुमति है। जनरली ऐसा नहीं होता है, फ्लाइट कितनी भी लेट हो, अगर आप एक बार अंदर चले गए तो आप फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में अलग अलग योजनाओं के जरिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इस साल कार खरीदने की योजना बनाने वाले सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं। ये जानकारी एक सर्वे में सामने आई है, जिसमें 319 जिलों के 40,000 लोगों ने भाग लिया सर्वे में, और उनकी प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया। सर्वे के मुताबिक आधे से ज़्यादा मौजूदा या संभावित कार मालिक 8 से 10 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं। सर, क्या वजह है कि लोग किनारा कर रहे हैं अभी EV से? इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सर्वे काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड बताता है, जिसका असर में ऑटोमोबाइल उद्योग पर भी दिखाई देगा। अधिकांश लोग एक तो सस्ती इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, 8 से 10 लाख रुपए की कार चाहते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका सब्सिडी की होगी, जो अब खत्म हो रही हैं, पूरी दुनिया से जा रही हैं, और भारत से भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी खत्म हो रही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनको चार्ज करने की सुविधाओं की बड़ी चुनौती दिख रही है। और इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन की चर्चा तो काफ़ी है, पर खरीदने वाले लोगों की उत्सुकता और दिलचस्पी इसमें बेहद कम है। ऐसे लोग जो कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, कार बदलने की तैयारी कर रहे हैं, अभी फिलहाल वो पुरानी कार वाहनों पर रहना चाहते हैं। हालांकि हाइब्रिड वाहनों को लेकर थोड़ी उत्सुकता दिखाई दी है, हाइब्रिड व्हीकल्स को लेकर, लेकिन बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी, बैटरी की उपलब्धता, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके कारण लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सर, फिर आने वाला समय कैसा रहने वाला है, बाजार कैसा रहने वाला है EV के लिए? कार कंपनियां दो चीज़ों पर निगाह जमाए हुए हैं। पहली चीज़ तो ये कि बैटरी स्वैपिंग की व्यवस्था कैसे भारत में लागू होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी का बेहतर होना ज़रूरी है। सरकार ने अभी हाल फिलहाल में संकेत दिया था कि वो बसेस के लिए, खासतौर से शहरों में चलने वाली बसेस के लिए बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी लाएंगी। तो बैटरी स्वैपिंग के साथ उनके चार्जिंग सेंटर भी बनाने होंगे। ये नेटवर्क प्रायोगिक तौर पर चल रहा है, पर भारत में भी जितनी बड़ी संख्या में वाहन है, उस हिसाब से वो नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़, सड़कों के किनारे चार्जिंग स्टेशन या जो पेट्रोल पंपों के साथ चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात है, वो भी प्रस्ताव के तौर पर तो है, पर अभी उसमें वो स्केल नहीं आ पाया है कि लोग वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकें। और इन दोनों सुविधाओं की अनुपस्थिति की दृष्टि से भारत की कार कंपनियां आने वाले समय में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन की प्रक्रिया को बदलेंगी, उत्पादन में कमी करेंगी, हाइब्रिड व्हीकल्स पर ध्यान देंगी, और कन्वेंशनल फ्यूल के व्हीकल्स पर फोकस किया जाएगा। और इसलिए हमने नए मॉडल्स की संख्या भी अब कम होते देखी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वो कन्वेंशन फ्यूल के ही हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबरों की तरफ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 22 तक हर साल वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक दिहाड़ी यानी रियल वेज में 1% की गिरावट देखने को मिली है। 2012 के दौरान वेतनभोगी कर्मचारियों की रियल वेज 12,100 रुपये हुआ करती थी, जो 2022 के दौरान घटकर 10,925 रुपये पर आ गई है। रिपोर्ट में ये भी पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में रियल वेज ज़्यादा तेजी से कम हुई है। सर, रेगुलर रियल वेज को कैसे समझा जाए? लोगों को जो नियमित तनख्वाह या नियमित वेतन या मजदूरी मिलती है, उसे रेगुलर रियल वेज माना जाता है, और इसकी तुलना महंगाई की दृष्टि से, जीवन की खपत की और ज़िंदगी जीने की लागत की दृष्टि की तुलना से की जाती है। और ILO की रिपोर्ट भारत के वेतन परिदृश्य में कमाई के परिदृश्य के बारे में खासे महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई है। पिछले इस रिपोर्ट का एक हिस्सा हम आपको बता चुके हैं, और इस पर हम लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा भी करते रहे। भारत में दोनों ही जगह, शहरी और ग्रामीण इलाकों में वास्तविक रूप से जो रेगुलर वेज बढ़ने की दर थी, उसमें तेज गिरावट आई। अगर
अगर आप 2012, 2019 और 2022 के आंकड़ों को दशकीय आधार पर देखें तो 12,100 रुपये 2012 में होते थे, उसके बाद 155 रुपये 2019 में हुआ और अब 10,925 रुपये घटकर रह गया है 2022 में। परिस्थिति ये इसलिए विकट है क्योंकि इन्हीं दशकों के दौरान भारत में महंगाई की, जिंदगी जीने की लागत की, खाने पीने के खर्च की ज़रूरतें देखी जाएं तो उनके हिसाब से वेतन दरअसल बढ़ना चाहिए था, बट लेकिन उसमें अब गिरावट दिख रही है और इसका असर आपको खपत और मांग पर भी दिखता है। सर, गांव और शहरों की अगर हम अलग अलग बात करें तो वहाँ क्या स्थिति है? अर्बन एरिया में ज़्यादा कठिन परिस्थिति है और इसलिए इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो मैं आंकड़ा देख रहा हूं कि अर्बन एरिया में जो रेगुलर रियल वेज है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरा है, जबकि हमेशा मानते रहे थे कि पिछले 2 दशकों के दौरान या पिछले 1 दशक के दौरान भारत में अधिकांश लोग गाँव से शहरों में काम करने आए थे। पर अगर वास्तविक वेतन की व्यवस्था देखें तो ग्रामीण इलाकों में वेतन में गिरावट इसी अवधि में थोड़ी कम रही है, पर शहरी इलाकों में 2012 में 13,616 रुपये का औसत रेगुलर रियल वेज था, जो घटकर 12,116 रुपये पर आ गया है, जबकि रूरल एरिया में 8,966 से घटकर 8,623 रुपये हुआ है। यानी शहरों में रोजगार के अवसर भी कम हैं और जो रोजगार के अवसर हैं वहाँ पर वेतन कम हो रहे हैं। और इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बताता है कि बाजार में लोगों की, लेबर की या श्रमिकों की सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि अच्छे वेजेस मांगने की उनकी अधिकार या उनकी क्षमता कम होती जा रही है। सर, तीसरा और आखिरी सवाल ये कि कैजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम स्थिति देखें वहाँ क्या स्थिति है? कैजुअल का आंकड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे और करीब से देखना जरूरी। कैजुअल वेजेस में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 2012 की तुलना में देखें 2022 की तक 2% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। 2012 में कैजुअल वेजेस करीब 3,701 थे, जो अब 4,712 रुपये हो गए। यानी जो बात हम अपने किसी इकोनॉमिक में या कार्यक्रमों में बताते रहे कि स्थायी नौकरियां, रेगुलर वेजेस की नौकरियां घट रही हैं, कैजुअल वेजेस की नौकरियों में बढ़ोतरी हो रही है और कैजुअल वेजेस में ये बढ़ोतरी हमें 2% की दिखाई देती। सेल्फ एम्प्लॉयड, जिन्हें ये माना जाता है कि वो रोजगार देने वाले हैं या वो अपना खुद काम करके अपनी कमाई करते हैं, इसमें 1% से थोड़ा कम, लगभग 1% की कमी दिखाई दी। यानी 2012 में सेल्फ एम्प्लॉयड के जो वेजेस 7,000 रुपये से ऊपर हुआ करते थे वो घटकर अब 6,800 रुपये के आसपास आ गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल भारत में अप्रैल से जून के बीच भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से जून के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतर तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। मध्य और पश्चिम भारत में सबसे बुरा असर पड़ने की संभावना है। मैदानी इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म हवा चलने की संभावना भी है। इस बार 20 दिन तक लू चलने का भी अनुमान है। सामान्यतः लू वाले दिनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। सर, अर्थव्यवस्था के लिहाज से इस चेतावनी को कैसे समझा जाए? 3 तरह से इसको देखना जरूरी है। अगर आप बाजार में डिमांड की दृष्टि से देखें तो ये खबर ये बताती है कि भारत में समर्स के सामानों की बिक्री तेजी से और जल्दी होना शुरू हो जाएगी और उसकी स्टॉकिंग भी शुरू हो गई। कंपनियों ने अपनी तरफ से काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है कि बिजली की मांग पर बड़ा दबाव मिलने वाला है। आज कुछ आंकड़े भी आए जिसमें पता चला कि अभी कोयला संयंत्रों के पास स्टॉक्स थोड़े बेहतर परिस्थिति में हैं, लेकिन सरकार ने पिछले साल की नसीहतों के हिसाब से शायद ऐसी तैयारी भी शुरू की है कि कोल स्टॉक्स में बढ़ोतरी की जाए। फिर भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि जितनी गर्मी का आकलन या जितनी गर्मी का पूर्वानुमान हमें मौसम विभाग दे रहा है, उस हिसाब से ग्रिड पर और बिजली की मांग में अगले ही पखवाड़े से आपको, बल्कि अगले ही हफ्ते से बड़ी और तेज बढ़ोतरी दिखाई देगी। और ये बढ़ोतरी बिजली की ग्रिड को, बिजली की मांग को कितना प्रभावित करेगी, कोयले की आपूर्ति कितनी हो पाएगी, ये सारी चीज़ें हमारे निगाह में रहेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि साउथ इंडिया या दक्षिण भारत गहरी पानी की संकट से जूझ रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, बेंगलोर जैसे शहर में पानी की गहरी समस्या है और अब उत्तर भारत के शहरों में भी इस गर्मी के बाद पानी की कमी होने की संभावना है। फसल पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि गर्मियां जल्दी आ रही हैं आने वाले समय में, ये इसके बारे में कृषि विभाग के और मौसम विभाग के आकलन का हमें इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। देश में टोल टैक्स की नई दरें अब चुनाव के बाद लागू होंगी। चुनाव आयोग ने एनएचएआई से कहा है कि वे नेशनल हाईवे पर नई टोल दरों को लोकसभा चुनाव के बाद लागू करें। आमतौर पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स की नई दरें लागू हो जाती हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि नई दरें लोकसभा चुनाव के बाद ही लागू होनी चाहिए। समस्याओं में घिरी एडटेक कंपनी बायजूस को लगातार दूसरे महीने कर्मचारियों की सैलरी रोकनी पड़ रही है। कर्मचारियों को मार्च के वेतन भुगतान में देरी के लिए विदेशी निवेशकों को जिम्मेदार बताया है। बायजूस ने कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है कि वह कर्मचारियों को 8 अप्रैल तक वेतन देने के लिए काम कर रही है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड लाइफस्टाइल बिजनेस का डीमर्जर करने जा रही है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी
मुद्रा फैशन एंड लाइफस्टाइल बिजनेस की अलग से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। डीमर्जर से 2 अलग अलग लिस्टेड कंपनियां बनेंगी और दोनों कंपनियां स्वतंत्र तरीके से काम कर सकेंगी, जिससे अपैरल वैल्यू क्रिएशन मुमकिन होगा। मुंबई नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 23-24 के लिए मुंबई नगर निगम 9 लाख से ज़्यादा संपत्तियों से सिर्फ 3,195 करोड़ रुपए की उगाही कर पाया। नगर निगम ने 4,500 रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा था, 450 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा था। वित्त वर्ष 22-23 में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन से 5,575 करोड़ रुपए आए थे। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बड़े घरानों की कंपनियों के बाजार में सूचीबद्ध होने की अच्छी खबरें आ रही हैं। और अगर आप निवेशक हैं और आप उन ब्रांड्स में निवेश करते हैं, उन ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं जिन ब्रांड्स की कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए मौके खुलना शुरू हो गए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी मधुरा बिजनेस जो कि बाजार में सूचीबद्ध होने जा रही है, ये उन ब्रांड्स की मालिक है जिन ब्रांड्स को आप दैनिक जीवन में जाकर खरीदते हैं। आदित्य बिरला की इस कंपनी के पास 4 प्रमुख बड़े ब्रांड हैं कपड़ों के, जिसमें लुई फिलिप है, वैन सूजन है, एलन सोली है और पीटर इंग्लैंड है। इसके अलावा ये कैजुअल वेयर के ब्रांड अमेरिकन ईगल और फॉरएवर 21 और इसके अलावा रीबॉक ब्रांड, इन ब्रांड्स को भारत में बेचती है। करीब 7,959 करोड़ रुपए की एनुअल सेल्स इस कंपनी की हैं। और अब आपको ये मौका मिलेगा कि जिस कंपनी के ब्रांड्स की शर्ट्स आप खरीद कर पहनते हैं, उसका स्टॉक भी खरीद सकते हैं। इसके सूचीकरण पर, इसकी बाजार में लिस्टिंग पर हमारी निगाह रहेगी। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।